बादामी के चालुक्य 543 755 राजनीति, व्यापार, प्रशासन। बादामी के चालुक्य 443 755 छठी से 8वीं शताब्दी तक दक्कन में एक प्रमुख शक्ति थे, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड को चिह्नित किया। आधुनिक कर्नाटक में उत्पन्न चालुक्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने दक्षिण भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बादामी के चालुक्यों का प्रशासन, सांस्कृतिक उपलब्धियां और ऐतिहासिक महत्व। बादामी के चालुक्यों के बारे में। बादामी के चालुक्य 6ठी शताब्दी ई से 8वीं शताब्दी ई तक दक्कन में एक प्रमुख शक्ति थे। बादामी से शासन करने वाले चालुक्य पश्चिमी चालुक्य थे। इस राजवंश का पहला स्वतंत्र राजा पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बादामी बीजापुर में पर शासन किया। चालुक्य शासन अपने सांस्कृतिक योगदान के लिए भी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। बादामी के चालुक्यों का राज्य चिन्ह वराह था। चालुक्य वंश के महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन प्रथम 543 ई 566 ई। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का पहला स्वतंत्र राजा और वास्तविक संस्थापक था। उसने 543 ई में कर्नाटक के बीजापुर जिले में वातापी या आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाकर एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। पुलकेशिन प्रथम ने कदंबों को उखाड़ फेंककर चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की। बादामी शिला अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने वे सभी 5 यज्ञ किए जो एक राजा को सर्वोपरि बनाते हैं। ये 5 यज्ञ हिरण्यगर्भ, अग्निस्तोम, वाजपेय, बहुसुवर्ण और पौंडरिक हैं। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसका उपयोग प्राचीन भारतीय राजा अपनी शाही संप्रभुता सिद्ध करने के लिए करते थे। उन्होंने सत्याश्रय, वल्लभ और धर्म महाराज जैसी उपाधियां धारण की। पुलकेशिन नाम का अर्थ है सिंह के बाल। कीर्तिवर्मन प्रथम 666 66 पुलकेशिन प्रथम के बाद चालुक्य वंश का शासक कीर्तिवर्मन प्रथम बना। कीर्तिवर्मन प्रथम ने नव स्थापित चालुक्य साम्राज्य को सुदृढ़ किया और कदंबों को पूर्ण रूप से अपने अधीन किया, और इस प्रकार चालुक्य साम्राज्य का विस्तार सुनिश्चित किया। उन्होंने गोवा पर भी कब्जा किया, जिसे रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। पुलकेशिन द्वितीय 608 642। पुलकेशिन द्वितीय को बादामी के सभी चालुक्य राजाओं में सबसे महान माना जाता था। उनकी उपलब्धियों का पता हमें उनके ऐहोल शिलालेख से चलता है। यह शिलालेख उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। पुलकेशिन द्वितीय को सत्ता हथियाने के लिए अपने चाचा मंगलेश के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। यह शासनकाल उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस समय चालुक्यों के कई हिस्से स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि आंतरिक विद्रोह और विद्रोही सामंतों अप्पयिका और गोविंदा के लगातार आक्रमणों को अंततः दबा दिया गया। उन्होंने बनवासी के कदंब और मैसूर के गंगों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। गंग शासक दुर्विनीत ने उनकी अधिपत्य स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से कर दिया। उल्लेखनीय है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पल्लवों के विरुद्ध अपने पहले अभियान में पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित किया। हालांकि दूसरे अभियान में पुलकेशिन द्वितीय को कांची के निकट नरसिंहवर्मन प्रथम के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य सेना को पीछे खदेड़ दिया, पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला और चालुक्य की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री ह्वेंत्सांग ने चालुक्य साम्राज्य का दौरा किया था। विक्रमादित्य प्रथम 155 180 विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों से खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करके चालुक्यों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम को लूटकर चालुक्य साम्राज्य को सुदृढ़ किया। विक्रमादित्य ने नरसिंहवर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्रवर्मन द्वितीय और बाद में उनके पुत्र
परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ अपनी शत्रुता जारी रखी। कीर्तिवर्मन द्वितीय 746 753 कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम चालुक्य शासक थे। उन्हें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग ने पराजित किया था। बादामी के चालुक्यों की राजनीति। बादामी के चालुक्यों की शासन व्यवस्था वंशानुगत राजतंत्रात्मक थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडली और कुछ उच्च पदाधिकारी होते थे, जिनमें सत्ता संरचना पदानुक्रमित थी। सैद्धांतिक रूप से राजा के पास असीमित शक्तियां होती थीं। हालांकि व्यवहार में वह सामंतों, एक सेना अधिकारी की राजनीतिक आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होता था, जिनके पास अपार शक्तियां होती थीं। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई नाबालिग सिंहासन पर बैठता था तो एक शासक प्रशासन की देखभाल करता था। राजा के पुत्रों को युद्ध और शांति कला में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। सामान्यतः सबसे बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त किया जाता था। बादामी के चालुक्यों ने दक्कन में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बादामी के चालुक्यों ने प्रशासकों और सेनापतियों दोनों के रूप में कई योग्य शासकों को जन्म दिया, जिन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के कई शक्तिशाली शासकों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। बादामी के चालुक्य शासकों ने परमभट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उच्च उपाधियां धारण की। बादामी के चालुक्यों का प्रशासन बादामी के चालुक्यों का प्रशासन इस प्रकार था। बादामी के चालुक्यों की केंद्रीय सरकार ग्राम प्रशासन पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण रखती थी, जो दक्षिण भारत की सामान्य प्रशासनिक प्रथा से भिन्न था। बादामी के चालुक्यों ने राजतंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई। शासकों ने सामान्यतः परमभट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उच्च स्तरीय उपाधियां धारण की। यद्यपि राजा सर्वोच्च था, बादामी के चालुक्यों का शासन प्रभावी रूप से दो भागों में था। एक भाग पर राजा का प्रत्यक्ष शासन था और दूसरे पर सामंतों का शासन था। सामंतों की स्थिति भी भिन्न भिन्न थी, क्योंकि राजा सामंतों पर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नियंत्रण रखता था। बादामी के चालुक्यों के पास एक महान समुद्री शक्ति थी। पुलकेशिन द्वितीय की नौसेना में 100 जहाज थे। उनके पास एक छोटी स्थायी सेना भी थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए बादामी के चालुक्य महाराष्ट्रकों प्रांतों में विभाजित थे और फिर राष्ट्रकों, मंडल, विषय, जिला, भोग, 10 गांवों का समूह और ग्राम एक गांव में विभाजित थे। विषयपति, भोगपति और ग्राम भोगिक क्रमशः राष्ट्रकों, विषय और भोग पर शासन करते थे। नगर नरपतियों या नगरपतियों के नियंत्रण में थे। शाही प्रांतों के अलावा अलूपा, गंग, बाण और सेंद्रक जैसे सामंतों द्वारा शासित स्वायत्त क्षेत्र भी थे। अभिलेखों के अनुसार अमात्य राजस्व संबंधी मामलों की देखभाल करते थे और 3 महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे, जिनके नाम थे बल्धिकृत, दंडनायक और महाप्रचंड दंडनायक। इसके अलावा महाजनों, विद्वान ब्राह्मणों के समूह बादामी और ऐहोल जैसे अग्रहारों, जिन्हें घटिका या उच्च शिक्षा का स्थान कहा जाता था, की देखभाल करते थे। बादामी में 2000 महाजन सेवा करते थे, जबकि ऐहोल में 500 महाजन सेवा करते थे। बादामी के चालुक्यों का धर्म बादामी के चालुक्यों के धर्म को इस प्रकार देखा जा सकता है। बादामी चालुक्य साम्राज्य का शासनकाल धार्मिक सद्भाव का काल था। बादामी चालुक्य वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान करके ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी उचित सम्मान देते थे। चूंकि वैदिक रीति रिवाजों पर बहुत जोर दिया जाता था, इसलिए चालुक्यों के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। वैदिक धर्म के अलावा पौराणिक धर्म भी प्रमुख धार्मिक विचारधारा प्रतीत होती थी, जिसने विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के नाम पर कई मंदिरों के निर्माण को प्रेरित किया। प्रजनन देवी लज्जा गौरी की पूजा भी उतनी ही लोकप्रिय थी। बाद में विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल के बाद से शैव धर्म की ओर झुकाव बढ़ता गया और पाशुपत, कापालिक और कालमुख जैसे संप्रदाय अस्तित्व में आए। बादामी के चालुक्यों ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, जैसा कि बादामी गुफा मंदिरों और ऐहोल परिसर के अन्य जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति
जिन्होंने ऐहोल शिलालेख की रचना की जैन थे। हालांकि पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। बादामी, ऐहोल, कुर्तुकोटी और पुलिगेरे गड़ग जिले में लक्ष्मेश्वर शिक्षा के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे थे। बादामी के चालुक्यों का राजस्व। बादामी के चालुक्यों का राजस्व प्रशासन इस प्रकार देखा जा सकता है। अमात्य राजस्व संबंधी मामलों की देखभाल करते थे। बादामी के चालुक्यों के लिए भूमि राजस्व का प्रमुख स्रोत था। आम आदमी को भारी कर चुकाना पड़ता था, क्योंकि शासक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर लगाते थे। भूमि कर के अलावा तीर्थ यात्रा कर और वेश्याओं पर कर जैसे अन्य प्रकार के कर भी थे। न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना भी सरकारी खजाने में जाता था। वन और खनन उत्पादों पर कर लगाया जाता था और परिवहन सुविधाओं पर चुंगी से अतिरिक्त आय होती थी। बादामी के चालुक्यों की अर्थव्यवस्था। बादामी के चालुक्यों की अर्थव्यवस्था इस प्रकार देखी जा सकती है। बादामी के चालुक्यों के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। चावल और दालें मुख्य खाद्य पदार्थ थे, जबकि सुपारी और पान मुख्य नकदी फसलें थीं। जहां शुष्क क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता था, वहीं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन होता था। बादामी चालुक्यों के कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। इस काल में भारत दुर्लभ लकड़ी, रेशम, कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का निर्यात करता था और चीन से रेशम, मलाया से चंदन, अफ्रीका से हाथी दांत और पन्ना तथा फारस से घोड़े आयात करता था। चालुक्य शासन के दौरान समुद्री व्यापार भी फल फूल रहा था। बादामी के चालुक्य की सोसाइटी। बादामी के चालुक्य की सामाजिक संरचना को निम्नानुसार देखा जा सकता है। जाति व्यवस्था प्रचलित थी और चालुक्य समाज में पाई गई थी। सरकार ने वेश्यावृत्ति को मान्यता दी। सती अनुपस्थित लग रहा था, क्योंकि विनायवती और विजयंका जैसी विधवाओं का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है। देवदासी की प्रणाली ने एक उपस्थिति बनाई, जिसमें एक लड़की अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक देवता या मंदिर की पूजा और सेवा के लिए समर्पित है। महिलाओं ने प्रशासन में राजनीतिक शक्ति का आनंद लिया। क्वींस विजयंका, एक प्रसिद्ध संस्कृत कविता, कुमकुमादेवी, विजयदित्य की छोटी बहन और विक्रमादित्य द्वितीय की रानी, जो युद्ध लड़े थे, वे कुछ उदाहरण थे। बादामी के चालुक्य का साहित्य। बादामी के चालुक्य का साहित्य निम्नानुसार देखा जा सकता है। बादामी चालुक्य शासन ने संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ साहित्य दोनों को भी महत्व दिया। संस्कृत में महाकाव्य, कथा और कविता असाधारण रूप से लोकप्रिय थे। विजयिका या विजया भट्टरिका की पहचान चंद्रादित्य की पत्नी के रूप में की जाती है। पुलाकेशिन द्वितीय के पुत्र भी उन समय के एक मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्वान थे। पूज्यापदा ने संस्कृत में कल्याणकारक नामक दवा पर एक ग्रंथ लिखा था। प्रतिष्ठा के दो प्रख्यात विद्वान श्यामा कुंडाचरिया और श्रीवर्धदेव भी बादामी के चालुक्य के शासनकाल के दौरान फला फूले। श्रीवर्धदेव को भी तुम्बुराचार्य को भी कहा जाता है, जो कुदामनी के शीर्षक के साथ तत्वर्ध महाशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखी थी। बादामी चालुक्य शासनकाल में कोई प्रमुख कन्नड़ साहित्यिक कार्य नहीं थे। साहित्यिक कार्य कर्नातेश्वरा था। बाद में जयकीर्ति द्वारा उद्धृत पुलाक्सिन द्वितीय की अवधि के साथ राजा के साथ ही नायक के रूप में था। पुरानी कन्नड़ स्क्रिप्ट और संस्कृत भाषा में कोट कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख कविता का एक उत्कृष्ट टुकड़ा है। बादामी के चालुक्य की कला और वास्तुकला। बादामी के चालुक्य की कला और वास्तुकला को निम्नानुसार देखा जा सकता है। बादामी के चालुक्य ने कला और वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बादामी के चालुक्य को उनके शासन के दौरान खूबसूरती से नक्काशीदार गुफाओं, मुक्त खड़े मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। बादामी के चालुक्य ने संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वेसरा शैली विकसित की। हालांकि वेसरा शैली केवल राष्ट्रकूटस और होयसालास के तहत अपनी परिणति तक पहुंच गई। बादामी के चालुक्य को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण का प्रतिनिधित्व मंदिरों द्वारा ऐहोल और बादामी में किया गया है। ऐहोल में स्थित 70 मंदिरों में 4 विशेष उल्लेख के हकदार हैं। लाड खान मंदिर, एक कम
फ्लैट छत वाली संरचना जिसमें एक स्तंभित हॉल शामिल है। दुर्गा मंदिर, एक बौद्ध चैत्य को ब्राह्मण मंदिर में समाहित करने का एक प्रयास। होचिमल्लीगुड़ी मंदिर, दुर्गा मंदिर के समान लेकिन उससे छोटा, मेगुती स्थित जैन मंदिर। संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में कुछ प्रगति दिखाई देती है, लेकिन यह अधूरा है। बादामी में अन्य मंदिरों के बीच मुक्तेश्वरर मंदिर और मेलागुट्टी शिवालय उनकी वास्तुशिल्प सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। इसके अलावा बादामी में 4 रॉक कट मंदिरों के एक समूह को उच्च कारीगरी के लिए सराहना की जाती है। दीवारों और स्तंभित हॉल देवताओं और मनुष्यों की सुंदर छवियों से सजी है। दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व पट्टकाल में मंदिरों द्वारा किया जाता है। पट्टकाल में 10 मंदिरों में से 4 उत्तरी शैली में हैं और शेष 6 द्रविड़ शैली में हैं। पापनाथ मंदिर उत्तरी शैली में सबसे उल्लेखनीय है। संगमेश्वरा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर अपने द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी शैली का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण विक्रमादित्य द्वितीय के क्वींस द्वारा निर्मित विरूपाक्ष मंदिर है। कांचीपुरम से लाए गए मूर्तिकारों को इसके निर्माण में नियोजित किया गया था। बादामी, ऐहोल और पट्टादकल जहां कलात्मक उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्र थे, वहीं ऐहोल में बौद्धों, जैनियों और हिंदुओं के लिए एक लक्कुंडी गुफा मंदिर जैसे छोटे केंद्र भी बनाए गए थे। बादामी में भी इसी प्रकार की शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं। बादामी में इसी प्रकार के 4 स्तंभों वाले शैल कला हॉलों के समूह पाए जाते हैं, जिनमें से 3 हिंदू गुफाएं हैं और एक जैनियों के लिए। प्रत्येक गुफा में एक स्तंभयुक्त बरामदा, एक स्तंभयुक्त हॉल और चट्टान में गहराई तक काटा गया एक छोटा वर्गाकार तहखाना शामिल है। 3 हिंदू गुफाओं में से एक वैष्णव गुफा है जो 578 ईस्वी की है। इस गुफा में बैठे हुए विष्णु, अनंत पद्मनाभ और नरसिंह की सुंदर नक्काशीदार आकृतियां हैं। ये दोनों बरामदे में स्थित हैं। अधिकांश संरचनाएं हिंदू देवताओं के लिए बनाई गई थीं, जबकि कुछ जैन और बौद्ध उपासकों के लिए भी बनाई गई हैं। चालुक्य चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने बादामी गुफा मंदिर और अजंता की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। अजंता में एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूतावास के स्वागत को दर्शाया गया है। चालुक्य वंश का महत्व इस प्रकार है। बादामी के चालुक्यों के दक्कन में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय ने भारत और पड़ोसी देशों में कर्नाटक के बहुआयामी सांस्कृतिक विस्तार को जन्म दिया। बादामी के चालुक्यों का शासन दक्षिण भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर और इस क्षेत्र में कला एवं स्थापत्य कला के विकास का स्वर्णिम युग था। बादामी चालुक्यों के उदय के साथ दक्षिण भारत का राजनीतिक माहौल भी छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गया। निष्कर्ष, बादामी के चालुक्यों ने न केवल दक्कन के राजनीतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, बल्कि उल्लेखनीय सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों को भी बढ़ावा दिया। बादामी चालुक्यों के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदय हुआ, जिसमें ऐहोल, बादामी और पट्टादकल के मंदिर जैसी उत्कृष्ट कृतियां शामिल हैं। बादामी के चालुक्यों ने राजनयिक संबंध और व्यापारिक संबंध भी बनाए रखे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभाव मजबूत हुआ। उनकी विरासत विशेष रूप से कला, वास्तुकला और शासन के क्षेत्र में ने भावी राजवंशों की नींव रखी और भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। बादामी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लव। बादामी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लव दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलकेशिन प्रथम द्वारा स्थापित बादामी के चालुक्य अपनी सैन्य शक्ति और स्थापत्य कला की उपलब्धियों, विशेष रूप से बादामी और ऐहोल में अपने शैलकृत मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। इसके विपरीत नरसिंहवर्मन प्रथम जैसे शासकों के अधीन पल्लव मंदिर वास्तुकला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, जिसका उदाहरण महाबलीपुरम का भव्य शोर मंदिर है। बादामी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लव दोनों ने महत्वपूर्ण सैन्य संघर्षों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाग लिया, जिसने दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य और कलात्मक विकास को प्रभावित किया।
साथ ही चोल और राष्ट्रकूट राजवंश जैसे भावी साम्राज्यों की नींव भी रखी। लाइक, कमेंट